ये जो वायरल वीडियोस आपको पता होगा इनके बारे में, इनको लेकर इंटरनेट पे बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि आखिर कब एक कॉमेडी, कब एक जोक एथिकल इशू बन जाए, कब एक जोक लीगल इशू बन जाए। ये जो लड़का है ये ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है विमेंस को, ये लड़की हैं जो डॉक्टर हैं ये डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं, मेंस को। दोनों अपने ऑपोजिट जेंडर को लेकर काफी मजाक उड़ाते हैं इनके शो में। एक शो दो अलग अलग ऑडियंस, दो अलग अलग टाइम पे शो होता है, लेकिन जो मैसेज है वो बहुत ही बड़ा अनएथिकल ग्राउंड सेट करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन वीडियो क्लिप्स तो नहीं दिखाऊंगा, मतलब ऑलरेडी यू मस्ट हैव वॉच्ड इट। नाउ फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लेट अस अंडरस्टैंड एथिक्स। ठीक है, ये पर्सनल एथिक्स को लेकर और ये प्रोफेशनल एथिक्स को लेकर, और मैं वीडियो के एंड तक आपको प्रूव भी करूंगा कि यूपीएससी ऐसे सवाल पूछती है या स्टेट पीसीएस ऐसे सवाल पूछते हैं, और सवाल नहीं भी अगर पूछते हैं तो आपको बीइंग एन रेस्पेक्टफुल सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये सारी इश्यूज पता होने चाहिए। लेट अस मूव फॉरवर्ड। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी विमेंस के ऊपर। क्या कही थी कि द बेस्ट थर्मोमीटर टू प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ इट्स विमेन। अगर विमेन की ट्रीटमेंट अच्छी है तो हमारे थर्मामीटर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, नहीं अच्छी है तो नीचे चला जाएगा। अगर हम एंशियंट टाइम में जाएं, जो महाभारत थी, महाभारत द्रौपदी के चीरहरण से ही उठा। तो दिस इज नॉट एन इजी स्टेप। महाभारत का भी यही कहना है कि जिस सोसाइटी में औरतों की इज्जत नहीं की जाती है, जिस समाज में औरतों के लिए सभ्य समाज नहीं बनाया जाता है, वो समाज एक दिन खत्म हो जाता है, क्रूअल हो जाता है। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट पर आते हैं। मैं आपको इश्यूज बताऊंगा अभी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप कोट कर सको अपने एथिक्स के लिए। मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं मार्गदर्शन आईएएस का फाउंडर हूं और मेंटर और एडुकेटर हूं। पॉलिटी, आईआर और एथिक्स पढ़ाता हूं, तो ये मेरे डोमेन में है। नंबर 1, जो हमारा केस था लैंडमार्क जजमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा था कि जो कैजुअल और डेली वेज फीमेल वर्कर्स हैं दे आर एंटाइटल्ड टू गेट द सेम पेड एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स जो कि उनको मेल के एम्प्लॉय को मिलता है। तो यहां पर एक जेंडर इक्वालिटी दिखती है। दूसरा, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मदन लाल। 2015 में ये लैंडमार्क जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बोला था कि किसी भी सेक्सुअल ऑफेंस में माइनर के कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एंड स्पेशली जब कॉम्प्रोमाइज शब्द आता है तब अगर मैरिज हो या फिर कोई भी विक्टिम सेक्सुअल ऑफेंस से गुजर रही हो तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, वहां पर कॉम्प्रोमाइज एक जुडिशियल रेमेडी नहीं देखा जाएगा। तो ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, मतलब सजा मुकर्रर की जाएगी इस टाइम पे। ऑलराइट, नाउ आज का जो टॉपिक है वो हम लोग डील करेंगे एथिक्स के ऊपर। ठीक है, सो एथिक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स, बट फॉर दिस वीडियो लेट अस डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। नॉर्मेटिव एथिक्स, पर्सनल एथिक्स कि इनके दिमाग में ये पर्सनली क्या सोचते हैं, ये पूरा बक दिया जाके। ठीक है, कि मेरा तो शुरू से मन था कि मैं अपने उम्र से लगभग 27-28 साल के लड़कियों के साथ जाके डेट करूं और उनके साथ रिलेशनशिप अपनाऊं। ये अपने बता रहे हैं कि इनकी फैंटेसी बता रहे हैं, तो पर्सनल चीजें अपनी बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड लिबर्टी के बारे में। ये प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, यहां पर 2 कैरेक्टर दिखेगा। एक जो कि ये डॉक्टर अपने पर्सनल कैपेसिटी में सारी चीजें बता रही हैं, दूसरी एक डॉक्टर भी हैं। तो हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इसमें, सोसाइटल एथिक्स क्या है। ऑलराइट, कब एथिक्स लॉ बन जाता है, कब लॉ एथिक्स बन जाता है, और कब इन दोनों में एक बड़ी गैप रहती है। तो अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो एथिक्स कब लॉ बन जाता है, जब हमारी समाज और समाज में रहने वाले कुछ लोग सही और गलत का फैसला करना भूल जाते हैं। पुराने टाइम पर अगर हम बात करें सती की, सती प्रथा चलती थी, बहुत कम लोग रोकने वाले थे। लेकिन जब 17th सेंचुरी में जब अबॉलिशन ऑफ सती आया तो सबकी आंखें खुली। 17th-18th सेंचुरी में तब अबॉलिशन ऑफ सती आया। ऐसे करते करते बहुत सारे ऐसे कुप्रथाएं थी जिसको हम समाज जो है वो सही और गलत नहीं मानता था, तो उसको अब लीगल तरीके का, लीगल शेप दे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे केसेस भी जिक्र किए हैं उसके लिए कि एथिक्स कब लीगल बन जाता है। ऑलराइट, नाउ उसके बाद आता है कि लॉ कब एथिक्स बनेगा। मतलब लॉ तो है ही,
ठीक है। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है। आपकी फैमिली बना सकती है, सोसाइटी एक नियम बना सकती है, कॉर्पोरेट्स में एक नियम बन सकते हैं, रूल्स और गाइडलाइंस है। अगर आप एथिक्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको जेल नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करोगे, लॉ वायलेट करोगे, तो फिर आप जेल हो सकती है आपको। लॉ कब एथिक्स बन जाए? फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस। इससे पहले समाज डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि ये गंदी चीज है, ठीक है, अब हम कानून बना रहे हैं, कानून बनेगा ही बनेगा और इसको एथिकली भी फॉलो करो तुम लोग। तब जाके वहां पे ये हुआ राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, कि भाई कानून बन चुका है, अब एथिकली भी उसको प्रिवेल करिए। सो देयर आर मेनी थिंग्स। अब इन दो सारी चीजें जो एथिकल हैं वो लीगल नहीं हो सकती, जो लीगल है वो सारी एथिकल भी नहीं हो सकती, ठीक है। सो अब जैसे आपने कहा कि लीगल है और एथिकल क्यों नहीं हो सकती सर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक केस स्टडी भी दिखाता हूं, आज एक यूपीएससी के पीवाईक्यू में भी आया था। तो फॉर एग्जाम्पल कि एक डॉक्टर हैं, ठीक है, उनको पता है कि मेरे पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट क्या मिलेगी, लेकिन डॉक्टर को प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करनी है, डॉक्टर को अपना रूल्स फॉलो करने, नियम फॉलो करना है जो कि एक कानून में बना दिया गया है, ठीक है। तो वो डॉक्टर पहले पेशेंट की रजामंदी लेगा, पेशेंट की बात सुनेगा, जो लोग कह रहे हैं, जो उनके रूल कहते हैं वो फॉलो करेंगे, बजाय कि अपने पर्सनल एथिक्स को देंगे, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग, जैसे लॉ बन चुका है भाई एक तरीके से हमारा, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में बात करें बहुत सारी चीजें, हिंदू कोड बिल में बात करें तो बड़ी सारी चीजें हैं जिसको चेंज करना है हमें, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं इस सिचुएशन पे। अब यहां से एथिक्स के लिए दो चीजें निकल कर आती हैं, दो कीवर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वीडियो। नंबर वन, डिओन्टोलॉजी। डिओन्टोलॉजी क्या होती है और कॉन्सिक्वेंटलिज्म क्या होता है? ये दो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है और कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं एथिक्स में। आज हम डिस्कस ये करेंगे प्रोफेशनल और पर्सनल एथिक्स के बारे में। सो नंबर वन, ये सिचुएशन आप देख रहे हो ना, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। नाउ शी मेड अ पब्लिक अपॉलोजाई, ओके। अपॉलॉजी काफी अच्छा था, मतलब डेफिनेटली इन्होंने मतलब इस बात पे दुख जाहिर किया कि मैंने बहुत गलत किया है। और सोचो कर्मा कितनी तेजी से आ गया। 3 महीने पहले इन्होंने ज्वाइन किया था उस शो को, पहली बार इन्होंने वहां पे उस शो में गई थी और उन्होंने ये बोला। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप कॉमेडी शो में बैठते हो तो अगर आपसे होस्ट कुछ पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रेशर बन जाता है कि यार मैं भी कुछ ऐसा बोलूं कि लोग हंस दें, है ना। तो ये मतलब ओवर रिएक्शन था, ये बोलना नहीं चाह, लेकिन बोलते बोलते इसने बोल ही दिया, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो ठीक थी बट इसने बोल दिया। बट नाउ वहां पर इनकी ड्यूटी अब इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हम डिओन्टोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है डिओन्टोलॉजी? कि ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। डिओन्टोलॉजी का साफ साफ मतलब होता है कि आपका मोरल कंडक्ट एथिकल होना चाहिए, आपके रूल्स जो बने हैं वो एथिकल होने चाहिए, जो नियम कानून बने हैं वो एथिकल होने चाहिए, आउटकम भले एथिकल हो चाहे ना हो, ये डिओन्टोलॉजी कहती है, ठीक है। विच मीन्स कि अ प्रोफेशनल हैज सर्टेन ड्यूटीज इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल प्रेफरेंस। अब इनकी पर्सनल प्रेफरेंस जो भी है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल है, ये एक डॉक्टर है, तो इनकी एक एथिकल प्रोफेशनल एथिक्स ज्यादा रोल प्ले करती है। यहां पे क्या रोल प्ले करती है आई विल डिस्कस हियर, ओके। सो डिओन्टोलॉजी का मतलब समझ में आ गया आपको कि आपका रूल्स, आपकी रेगुलेशंस, लॉज या फिर प्रोसीजर, ये सब मोरल होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप एक्शन कर रहे हो आपका एक्शन मोरल होना चाहिए, आउटकम मोरल हो या ना हो डिओन्टोलॉजी ये फॉलो नहीं करती है, ठीक है। जैसे हमारा होता है प्रोसीजरल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, हमारे कानून में लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोसीजर जो है, अगर लॉ ने प्रोसीजर को एस्टेब्लिश किया हुआ है, अगर प्रोसीजर सारी चीजें ठीक है तो भाई आउटकम जो भी हो हमको मतलब नहीं है, ठीक है। रिजल्ट क्या आ रहा है, किसी को न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन लॉ का बनाने का जो प्रोसीजर है, लॉ को फॉलो करने का जो प्रोसीजर है वो सही है, वही है ये डिओन्टोलॉजी, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं इस केस की डिटेल में हुआ क्या क्या। सो पर्सनल एथिक्स कहां पर आएगा यहां पे, ठीक है। यहां पर हम लोग पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स, ये एक रियल एथिकल डायलेमा है, ओके। नंबर वन, पर्सनल एथिक्स की पर्सपेक्टिव में देखें तो एक कोई आर्ग्यू कर सकता है कि वो एक कॉमेडी शो अटेंड कर रही थी, वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में बैठ के यहां बोल रही थी और वो अपने फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन को
मतलब राइट टू आर्टिकल 19 को यूज कर रही थी। दूसरा, उसका कोई मेलिशियस इंटेंट इन्वॉल्व नहीं था, किसी भी व्यक्ति मतलब समाज के प्रति कुछ नहीं था, उसका बस एक पर्सपेक्टिव था और ये बस एक जोक था। लेकिन अब ये जोक भारी पड़ गया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल एथिक्स वाली चीजें इन्वॉल्व थी। जब पर्सनल कैपेसिटी में आप होके आप एक लार्ज ऑडियंस के सामने खड़े हो, आप ऐसा तो नहीं कि अपने दोस्तों के साथ या अकेले कमरे में बात कर रहे हो, आप ऐसी जगह बात कर रहे हो जहां पे रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, जहां पे लाइव आप जा रहे हो, 50-100 लोग हैं, एंड यू आर बीइंग अ डॉक्टर नाउ बिकॉज शी एक्सेप्टेड द मिस्टेक विच मीन्स शी हैज मेड द मिस्टेक। प्रोफेशनल एथिक्स का पर्सपेक्टिव क्या है? अब सोसाइटी इनसे पूछ सकती है, इज शी ओनली एन इंडिविजुअल और इज शी ऑल्सो अ डॉक्टर? डॉक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रस्ट, ह्यूमन डिग्निटी और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोच के देखिए, डॉक्टर को हमने इतना इज्जत और तवज्जो दी है कि आप अपने प्राइवेट से प्राइवेट पार्ट पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मेडिकल इश्यूज हैं, आप दिखाते हैं, डॉक्टर्स एड्रेस करते हैं। आप हॉस्पिटल में देयर आर सिचुएशंस जहां पर आप पूरे न्यूड हो जाते हैं एंड डॉक्टर्स अटेंड देयर, ओके, एंड देन मीनवाइल डॉक्टर्स आर डिस्कसिंग, वो भी नॉट लाइव, अ डेड बॉडी अबाउट देयर प्राइवेट पार्ट्स। सो दिस इज डिस्गस्टिंग। ओके, हमने कुछ सोशल मीडियाज पे देखा, कुछ डॉक्टर्स ने भी इनका सपोर्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि यार हम तो ऐसी बात नहीं करते, मतलब कौन बात करेगा एक डेड बॉडी के बारे में ऐसी। ओके, सो दिस इज वेरी मतलब अनप्रोफेशनल एथिक्स। यहां पर समय आता है, यहां पर जवाब भी यूपीएससी में अगर आपका केस स्टडी होगा, एग्जाम्पल्स लिखोगे तो डेफिनेटली आप यहां पे इनका एग्जाम्पल लिख सकते हो रिगार्डिंग द फेलियर ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स का जो पर्सपेक्टिव है। ओके, क्योंकि एक डॉक्टर के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप मामले को बहुत मतलब यू आर नॉट इन योर पर्सनल कैपेसिटी व्हेन यू आर टेलिंग समथिंग व्हिच यू हैव डन एट योर प्रोफेशनल कैपेसिटी, राइट? आपने जब वो किया था तब आप प्रोफेशनली डॉक्टर थे, आप डाइसेक्ट कर रहे थे, आप स्टडी कर रहे थे उस कॉप के ऊपर, राइट? आप डेड बॉडी के ऊपर स्टडी कर रहे थे, तो आप अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में कर रहे थे, आप अपने पर्सनल कैपेसिटी में जाके नहीं कर रहे थे उसको। आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बॉडी ने यह अधिकार दिया था कि आप जाके वहां करिए। दैट वाज अ प्रोफेशनल कंडक्ट। सो दैट इज व्हाई द ह्यूमन डिग्निटी शुड बी वैल्यूड। नाउ दूसरा जो एथिकल सिनेरियो था इसी केस में, यही वाले केस में, वो क्या था? रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। सवाल यह है कि क्या रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है मौत के बाद? क्या जिंदा लाश को या फिर लाश को हम मतलब ऐसे ही कर दें, मतलब कुछ भी उसका डिग्निटी नहीं होनी चाहिए, इज्जत आबरू नहीं उसकी, कौड़ी के भाव निकाल दिया जाए? इज दैट द रेस्पेक्ट वी आर लुकिंग फॉर? सो ह्यूमन बॉडी, आई मीन अ डेड बॉडी also deserves some respect. It has a dignity over it. Okay? दूसरी चीज, even when discussing about the cadavers, यानी कि जो डेड बॉडी पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, that is a medical education. You learn from it. Okay? आप ग्रो करते हो, यू मस्ट रेस्पेक्ट इट, यू मस्ट रेस्पेक्ट द सेंसिटिविटी, यू मस्ट ग्रेटिट्यूड इट कि आप इस डेड बॉडी पे आप सीख रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा तो नहीं होगा ना जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ते हो उसी पे पॉटी कर दोगे। हुआ कहीं की ये बात नहीं हुई ना। सो दिस इज द सेम थिंग, द ह्यूमन रिमेन्स इज देयर फॉर यू टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, सो दैट यू कैन सेव मेनी लाइव्स आगे जाके। ओके, ये लोग अपनी जो ह्यूमन बॉडीज डोनेट करते हैं वो आपको रिसर्च के लिए करते हैं। यहां पर ह्यूमन डिग्निटी इज बीइंग हार्म। दैट इज वन ऑफ द सेकंड एथिकल इशू इन दिस केस। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंटलिज्म पे। तो ये डिओंटोलॉजी का बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटलिज्म का मतलब क्या होता है कि आउटकम मोरल होना चाहिए। तुम्हारा कंडक्ट, तुम्हारा रूल्स, तुम्हारा रेगुलेशन मोरल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आउटकम मोरल होना चाहिए। ये कॉन्सिक्वेंटलिज्म है, ठीक। अब कॉन्सिक्वेंटलिज्म का मतलब कॉन्सिक्वेंस, आपका इंपैक्ट क्या रहा, ठीक है, यानी कि इंटेंट वर्सेस इंपैक्ट। समझ रहे हो, इंटेंट क्या था, समझ में आ गया था सबको ना, इंटेंट क्या था, उसका इंपैक्ट कितना बड़ा पड़ा। 2 मिनट में 2 मिनट की क्लिप ने इनको वहां पे हंसी मजाक दे दी, बट लाइफ टाइम के लिए, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर,
इनके माता पिता, इनकी जॉब चली गई, लोग इनको हिकारत की नजर से अब देखेंगे। इनके मतलब 23 साल के हैं, इनके दिमाग में क्या है, ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या सोचते हैं विमेन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, ये सब कुछ बता दिया इन्होंने। और जो इनके दोस्त भी होंगे वो भी यही कहेंगे कि भाई मैं तेरे से दूरी बना लेता हूं। ये जो बंदा है ये मतलब ये फाउंडर था जिस कंपनी में ये काम करते थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि इसका एथिकल कंडक्ट ऑफिस में बहुत सही था, कोई भी ऐसी गलत काम इस बंदे ने नहीं किया है, बहुत अच्छा बिहेवियर था। लेकिन इस इशू के बाद जब मेरे ऑफिस में जो फीमेल इंप्लॉयज हैं अब वो अनकंफर्टेबल हैं, अब वो फेस नहीं कर पा रही हैं इसको, देन it's moral responsibility for him and his company to kick him out of the office and make him learn a lesson, hard lesson। ठीक है, ये मिल गया इनको। जो इंटेंशन था, जो गलत इन्होंने बातें कही हैं, मतलब जिस मजे से इन्होंने कही हैं, दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। ठीक है, 23 साल के हैं ये, और ऊपर से ये साहब जो कि इनके 10 साल बड़े हैं, वो कह रहे हैं कि थोड़ा बढ़िया से करके बता, थंबनेल बनाओ, थंबनेल लगाऊंगा, कैश रिवॉर्ड देते हैं इनको। विच मीन्स व्हाट? कॉन्सिक्वेंटलिज्म कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट क्या हुआ सोसाइटी पे, इंपैक्ट क्या हुआ आप पे और मेरे पे। विच मीन्स एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, यानी कि जो एंड है वही जस्टिफाई करेगा कि आपका मीन्स क्या था, आपने मतलब जर्नी क्या थी आपकी। ठीक है, दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं और इन दोनों केसेस में दोनों कंसेप्ट को यूज किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोग ये भी कह सकते हैं इसमें कि यार मतलब बहुत लोग डिफेंड भी कर सकते हैं, ये जोक ही तो था, क्या करना है। ठीक है, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड इट, आई डिडंट मीन, मेरा इरादा वो नहीं था जो आप कह रहे हो। बट एथिक्स हैज अनदर क्वेश्चन। एथिक्स क्या कहता है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट। अब वीडियो गई, इंपैक्ट क्या हुआ, अब देखो कितना बड़ा इंपैक्ट है। किसी को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, ठीक है, किसी के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर इतने बैकलैशेस हो रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि भाई एसटी हैं और डॉक्टर बनी हैं, 420 नंबर या 430 नंबर लेकर आई हैं 720 में से, आर वी प्रोड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ डॉक्टर विद द रिजर्वेशन। इस तरीके की बात मतलब अब चल रही है। सो व्हाट इंपैक्ट डज दीज वीडियो क्लिप्स हैव मेड? इंटेंट में बी हार्मलेस, बट इंपैक्ट स्टिल हर्ट कर सकता है पब्लिक सेंटिमेंट को या उनके ट्रस्ट को। भले आपका इंटेंट नहीं था, ठीक है, आपने तो हंसी मजाक में खूब बोल दिया बढ़िया, और आपने भी खूब मजाक, लेकिन इंपैक्ट ने हर्ट कर दिया सेंटिमेंट्स को, पब्लिक के एथिक्स को हर्ट कर दिया यहां पे। ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंटलिज्म बोलता है कि एक्शन शुड बी जज्ड बाय द आउटकम। अगर आउटकम ऐसा है तो ही आपका एक्शन पता चलेगा कि एथिकल है या अनएथिकल है। ऑलराइट, सो नंबर 1, अब जैसे हम लोगों ने इस केस में देखा, ठीक है, पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स। अब हम अगर कॉन्सिक्वेंटलिज्म के बारे में बात करें तो नंबर 1 कॉन्सिक्वेंटलिज्म में एक आता है, कॉन्सिक्वेंस 1 वाज द एंटाइटलमेंट कल्चर। ठीक है, जो ये दर्शाता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है। दिस इज नॉट द न्यू थिंग विच हैज हैपेंड, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इससे पहले हो चुकी थी, बट अगेन सेइंग दिस ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म शोज द एंटाइटलमेंट कल्चर। व्हाट काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट कल्चर? दैट A dangerous consequence is the creation of entitlement। entitlement मतलब कि मैंने खर्च कर दिया इतना तो मेरे को अब डिजर्व, मेरे को रिटर्न बैक चाहिए। 370 रुपए मैंने बिरयानी में दे दिए, नाउ आई वांट समथिंग, दैट इज एंटाइटलमेंट। सो हु द हेल आर यू टू आस्किंग फॉर द लाइक एंटाइटलमेंट यार? उसने आपको बोला था क्या कि आप खर्च कर दोगे तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ? ठीक है, सो द माइंडसेट बिकम्स आई पेड देयरफॉर आई डिजर्व। और कॉन्सिक्वेंटलिज्म क्या करता है? वरी such thinking can contribute to coercive behavior। ठीक है, that was almost an attempt to rape। ठीक है, अगर मना कर रही है, कंसेंट नहीं है, वो घर जाना चाहती है, then this is a coercive behavior। आप उसके ऊपर इमोशनल प्रेशर डाल रहे हो, आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, and this is the negative consequentialism। ठीक है, नाउ दूसरा, impact on youth culture। think of what about those kids जो कि 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, जो इनके हम उम्र हो सकते हैं। What will they think? What happens when millions of young people repeatedly consume such content? अब देखो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, यही होता है कॉन्सिक्वेंटलिज्म। आउटकम के बेस पे इनका जज किया जाएगा। आउटकम क्या रहा कि भाई मतलब कोर्सिव बिहेवियर था, इमोशनल प्रेशर था, उसके मैनिपुलेट कर रहे थे, ये आउटकम निकला। Then the behavior automatically becomes, the intent automatically becomes unethical।
ओके। रिलेशनशिप को देखा जा रहा है बस एक पैसे रुपए के ट्रांजैक्शन से, कि बस तुम ये लो, इसके बदले ये दे दो मेरे को। डेटिंग अब रिड्यूस हो गई है कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन से। इमोशनल मेच्योरिटी अब रिप्लेस हो चुकी है मटेरियल एक्सपेक्टेशन से। और कॉन्सिक्वेंटलिस्ट दे केयर डीपली अबाउट द लॉन्ग टर्म सोसाइटल इफेक्ट। तो आप समझ में आ गया कॉन्सिक्वेंटलिज्म क्या है। ओके, बहुत इजी इफेक्ट था। नाउ दूसरी चीज, कॉन्सिक्वेंटलिज्म ऑल्सो वॉर्न अगेंस्ट ओवर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि सोशल मीडिया पर लोग इतने ज्यादा फार चले गए, इतना एक्सट्रीम ले गए कि जितनी इनकी गलती नहीं थी उनसे उससे ज्यादा उनको पनिशमेंट मिल गई। ठीक है, सो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंटलिज्म जब ये ओवर रिएक्टिंग हो जाए। ओके, तो सोशल मीडिया पे बहुत उल्टा सीधा लोगों ने बोल दिया, फैमिली चले गए, धमकी दे रहे हैं, मारने वारने के चले गए, तो मतलब एक तरीके से जितनी उनकी गलती नहीं उससे ज्यादा इनको पनिशमेंट दी जा रही है, सजा दी जा रही है, उसको ओवर रिएक्टिंग किया कहा जा सकता है। ऑलराइट, सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ सबसे रेलेवेंट बात मैं आपको बताने वाला, ऑडियंस, आप और मैं। द एथिकल डायलेमा 4 इज ऑडियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो प्रणीत मोरे हैं सिर्फ उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसे शो में, ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो में कोई अगर जाता ही नहीं तो क्या वो कंटेंट क्रिएटर, क्या पुनीत ये वीडियो बनाते? नहीं बनाते। ठीक है, तो एथिक्स कलेक्टिव होता है, आपके, हमारे और सोसाइटल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्रिएटर पे नहीं है, प्रोफेशनल्स पे भी है, प्लेटफॉर्म पे भी है, ऑडियंस पे भी है। एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉन्टेंट। व्हाई द हेल आर वी गोइंग विद टू वॉच दिस काइंड ऑफ शो? और ये इंटेंशनली अपलोड किया गया है, क्योंकि ये पहले रिकॉर्ड होता है, ये प्राइवेट रूम में रिकॉर्ड होता है, उसके बाद फिर इसको अपलोड किया जाता है। तो इंटेंशन तो भाई बहुत क्लियर था कि इसको वायरल करना है और इसमें ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं, लेकिन अब किसी की इसमें वॉट लग जा रही है वो बहुत इररेलेवेंट बात है। ठीक है, तो यहां पर प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स का कंपोनेंट क्या है? तो जो डॉक्टर हैं उन्होंने क्या ब्रीच किया है? उन्होंने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच की है, जहां से वो करती थी, मतलब जो डेड बॉडी से वो सीखती थी, वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक किया है, वो ट्रस्ट ब्रेक किया है, जहां जिस मेडिकल इंस्टीट्यूट में वो पढ़ती हैं। कॉम्पिटेंस के बारे में बात आ रही है कि आपको इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, मतलब आपको वो रिक्वायर्ड स्किल चाहिए ताकि आप अपने आप को रेगुलर इंप्रूव कर सको, कहीं पे भी जाकर कुछ भी बोलने की। इम्पार्शियलिटी, आपने फेयर और अनबायस्ड सिचुएशन थी, ठीक है, दैट वाज लाइक कंप्लीटली बायस्ड टुवर्ड्स मेल एंड प्राइवेट पार्ट्स एंड ऑल थिंग्स, whatever you were saying, that was not accountability, because you are a doctor, okay, you are accountable to the society as well, you are accountable to your medical institute as well. And simultaneously professionalism, you should show respect, courtesy and discipline and make proper behavior while you are interacting. ठीक है, तो अपनी जेब और अपनी जबान जरूरत पड़ने पे ही खोली जाती है, जबरदस्ती और ढेर सारा नहीं खोला जाता, लुटा नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो शब्द हैं, शब्द आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको शब्द निकलने से पहले दिमाग में पता रहता है कि हम क्या निकाल रहे हैं। जस्ट टू मेक फन, लेट अस नॉट डू एनीथिंग। अब ये डिफरेंस मैंने बताया है कि पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स में अंतर क्या होता है, ये इसकी मीनिंग है, सोर्स है, फोकस है, अकाउंटेबिलिटी है, कॉन्सिक्वेंसेज और एग्जाम्पल है। पर्सनल एथिक्स में पर्सनली गिल्ट होता है, लेकिन ये प्रोफेशनल एथिक्स में वो पब्लिक क्रिटिसिज्म होता है। ठीक है, पर्सनल एथिक्स आपकी फैमिली, कल्चर, रिलीजन, एक्सपीरियंसेस डिसाइड करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स आपकी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, कोड ऑफ कंडक्ट है। अब जो डॉक्टर सेजल हैं यही दिखाता है कि भाई जहां पर उनको ट्रेनिंग मिल रही है वहां पर सारे लोग ऐसे ही होंगे, वो बोल भी रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही जोक करते हैं। ठीक है, तो ये एक गलत डायरेक्शन लेके जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ, ओके, दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी। अब यूपीएससी ने इससे 2 क्वेश्चन पूछे थे, यहां देखोगे आप, पर्सनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स 2025 में डिफरेंस पूछा था। डिफरेंस बताइए पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद फिर ये केस स्टडी पूछा था, और ये केस स्टडी भी डॉक्टर के ऊपर ही है। ठीक है, अक्सर केस स्टडीज डॉक्टर के ऊपर आती हैं। अभी इस साल भी जो प्रीलिम्स में केस स्टडी थी, मेरे ख्याल से एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के ऊपर क्वेश्चन आया था। क्यों? क्योंकि इनकी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एथिकल बिहेवियर है, प्रोफेशनल एटीट्यूड है, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का मांगता है। ठीक है, अब इस केस स्टडी में भी यही बताया गया है कि डॉक्टर श्रीनिवास एक सीनियर साइंटिस्ट हैं जो कि एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में काम कर रहे हैं,
और वो कंपनी इनसे चाह रही है कि जल्दी 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 तुम वो ड्रग्स बनाओ, हम उन ड्रग्स को मार्केट में लॉन्च करेंगे ताकि हम किसी भी प्लेयर से बहुत आगे निकलें और जो फलाना वायरस है उसके अगेंस्ट में इस ड्रग को लॉन्च करेंगे तो लोग हम पैसा कमा सकेंगे। ठीक है, तो जो डॉक्टर श्रीनिवास हैं उनका कहना है कि भाई इसमें टाइम लगता है, लेकिन कंपनी का प्रेशर है, भाई तुम फटाफट कुछ भी ट्रायल रन करके बस प्रोडक्ट निकाल दो, एक प्रोटोटाइप निकाल दो, हम पैसा निकाल लेंगे। तो डॉक्टर को लगता है कि क्या ये एथिकली सही है, क्या करना सही होगा। ठीक है, यहां पर अपने प्रोफेशनल एथिक्स भी आते हैं, पर्सनल एथिक्स भी आते हैं, ये केस स्टडी आपसे पूछी जा रही है। ऑलराइट, सो दिस इज रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट हियर। आई होप कि इसकी क्लैरिटी बनी होगी। थैंक यू सो मच एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय हिंद।